आप सभी ऊर्जावान छात्र छात्राओं का हृदय से स्वागत है। यह वीडियो जो होगा वह भारतीय संविधान के जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है उस पर होगा। मुझे आशा ही नहीं पूरा विश्वास है इस वीडियो में आप अधिक से अधिक लाभ ले सकते हैं। यही नहीं, इस वीडियो को मैं 2 पार्टों में आपके सामने रखूँगा। पहला जो होगा वह आर्टिकल 36 टू 45 यानी 36 से लेकर 45 तक का होगा। उसमें क्या क्या प्रावधान है इस पर हम चर्चा करेंगे आपके बीच जो है। और ये भी मेरा ध्यान रहेगा कि जो भी प्रतियोगी परीक्षा हो उन सारे प्रतियोगी परीक्षाओं का आपको लाभ मिले, कहीं आया हुआ हो या आने की संभावना हो, वो संपूर्ण दृष्टि को ध्यान में रखते हुए मैं आपको इस वीडियो में पढ़ाऊंगा या चर्चा करूंगा इस पर। आइए जरा देखते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व को इंग्लिश में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कहते हैं। यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कहते हैं। यह प्रावधान भाग 4 में दिया गया है, अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक में दिया गया है। अब जरा इसकी विस्तृत रूप देखें। भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक में राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में प्रावधान दिया गया है। यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व संबंधित प्रावधान आयरलैंड के संविधान से प्रभावित होकर भारतीय संविधान में लिया गया है। भारतीय संविधान में लिया गया है। इसका मूल उद्देश्य क्या है? यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व का मूल उद्देश्य क्या है? लोक कल्याणकारी राज्यों की स्थापना करना। उद्देश्य क्या है? लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। यानी क्या है? पब्लिक वेलफेयर स्टेट। वेलफेयर स्टेट कैसे ऑर्गेनाइज हो सके, इसकी मूल उद्देश्य है, मूल एम है। कहने का तात्पर्य क्या है? लोक कल्याणकारी राज्य उसे कहते हैं जहां के लोगों का जीवन स्तर बेहतर हो और लोग खुशहाली पूर्वक अपने जीवन को, जिंदगी को जी सके, उसे लोक कल्याणकारी राज्य कहते हैं। अब आगे जरा देखिए, भारतीय संविधान के प्रस्तावना या उद्देशिका या प्रियम्बल में क्या कहा गया है? 3 न्याय की बात की गई है। सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय। साथ साथ स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व को बढ़ाने की बात की गई है। ये सब जो प्रस्तावना में हमारे प्रियम्बल में है, सोशल, इकोनॉमिकल और राजनीतिक यानी पॉलिटिकल जस्टिस की बात, और जो फ्रीडम या समानता, इक्वलिटी की बात की गई है, या प्रभाव, बंधुत्व की बात की गई है, ये सब के सब कहाँ पर जाकर पूर्ति होते हैं? वह राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में जाकर आपके वह पूर्ण होते हैं। अब अगर ध्यान से देखें तो इसका महत्व क्या है? महत्व पर अगर हम चर्चा करते हैं तो आप देख सकते हैं, महत्व में जब आएंगे तो पहला इसका महत्व क्या है?
आप देखें सामाजिक, और दूसरा महत्व क्या है इसका, दूसरा महत्व जरा देखें, दूसरा महत्व है आर्थिक। ये दोनों ही सामाजिक और आर्थिक जो न्याय है इससे पूर्ति होती है, पूर्ति होती है। यानी कहने का तात्पर्य क्या है, जहां मूल अधिकार में राजनीतिक पूर्ति होती है वहीं पर सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस जो होती है वह यहां पर पूर्ति होती है। यही नहीं बल्कि संविधान के मूल भावों का भी दर्शन होता है। संविधान के मूल जो भाव है उसका भी इसमें दर्शन होता है। अब जरा इससे आगे बढ़िए, क्या है जरा देखिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व प्रवर्तनीय नहीं है न्यायालय, यानी वाद योग्य नहीं है, न्यायोचित नहीं है। जैसे मूल अधिकार है वो प्रवर्तनीय है, न्याय योग्य है, लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है यह न्याय योग्य नहीं है, अपरिवर्तनीय है, यानी इसको चैलेंज नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी देश के शासन व्यवस्था में यह मूलभूत तत्व है, यह शासन इसके द्वारा ही संचालित होते हैं। यही नहीं बल्कि अगर आप इससे आगे की बात देख लेंगे, क्या राज्य क्या है, राज्य की परिभाषा क्या है, जो आर्टिकल आप 12 में पढ़े हैं वही यहाँ पर राज्य है, स्टेट मीन्स क्या है। अब हम आपको एक एक आर्टिकल में बताते हैं कि क्या क्या प्रावधान दिया है। जैसे कि आपने बताया 36 से लेकर 45 तक आपको इस वीडियो में मिलेंगे जो विषय वस्तु निर्धारित किए गए हैं। आइए जरा देखें इसकी विषय वस्तु क्या है। हम लोग पहले 36 में चलते हैं। अनुच्छेद 36 अनुच्छेद 36 क्या है? 36 में राज्य की परिभाषा दी गई है, वही परिभाषा है जो अनुच्छेद 12 में आपका है। अनुच्छेद 12 में जो राज्य शब्द की परिभाषा है वही परिभाषा 36 में है। क्या? राज्य से आशय यहाँ पर है संसद या केंद्र सरकार, राज्य विधानमंडल या राज्य सरकार या स्थानीय अधिकारी प्राधिकारी, लोकल गवर्नमेंट जिसको इंग्लिश में कहते हैं, वो राज्य शब्द के आशय है। अब अनुच्छेद 37 क्या है? 37 क्या है? इसमें कहा गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व प्रवर्तनीय नहीं है, यानी आपका फोकस यहां पर होना चाहिए, परिवर्तनीय नहीं है। यद्यपि देश के शासन में यह मूलभूत तत्व है, यानी दूसरा फोकस आपका कहाँ होना चाहिए? देश के शासन में यह मूलभूत है। मूलभूत माने बेसिक, फंडामेंटल, यह चीजें हैं, इसी के अनुसार देश में शासन और प्रशासन चलते हैं, इसी के अनुसार देश में शासन और प्रशासन चलते हैं। तो ये मूलभूत है। कहने का तात्पर्य क्या है कि यह वाद योग्य नहीं है, कहीं चैलेंज नहीं कर सकते, लेकिन देश के शासन में यही आधार है, यही बेस है, इसी के अनुसार शासन चलते हैं। यह बात अनुच्छेद 37 में कही गई है। अब जरा देखें अनुच्छेद 38 में क्या कहा गया है। 38 में क्या कहा गया है, जरा इसको आप ध्यान में रखिएगा। अनुच्छेद 38 कहता है सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक जो न्याय है
सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जो न्याय है, न्याय से परिपूर्ण व्यवस्था को, यानी यहाँ पर देखें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय से परिपूर्ण जो व्यवस्था है उस व्यवस्था की स्थापना करता है, व्यवस्था की स्थापना करता है। यह 38 सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय से परिपूर्ण व्यवस्था की स्थापना करता है। राज्य से ऐसी अपेक्षा की गई है, चाहे केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो या लोकल गवर्नमेंट हो, कि वह ऐसी व्यवस्था करेगा जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय को परिपूर्ण करेगा। अगर इन सारे व्यवस्थाओं को जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में दिए गए हैं अगर जमीन पर उतार दिया जाए तो कोई व्यक्ति गरीब न रहे, असमानता दूर हो। लेकिन इन सारी व्यवस्थाओं में कुछ का तो इम्प्लीमेंटेशन हुआ है, कुछ तो लागू किए गए हैं, लेकिन कुछ लागू नहीं किया हो पाए हैं। क्यों नहीं हो पाए हैं? क्योंकि सरकारों ने ईमानदारी से काम नहीं किया, वोट बैंक को, राजनीति को ध्यान में रखकर काम किया। यही कारण है कि आज तक समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड देश में लागू नहीं है। एकमात्र राज्य है गोवा जहां पर लागू है। तो कई चीजें हैं, आप देखेंगे अगर सचमुच इसको लागू कर दिया जाए, जमीन पर उतार दिया जाए, तो लोक कल्याणकारी राज्य के आदर्श को स्थापित होने में विलंब नहीं होगा। वह यथाशीघ्र वह लोक कल्याणकारी यानी पब्लिक वेलफेयर यानी वेलफेयर स्टेट के रूप में भारत बन सकता है। आइए जरा अगला देखते हैं, अनुच्छेद 39। ध्यान रखें अनुच्छेद 39 में कई सेक्शन है अंदर। इसमें है राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीतिगत सिद्धांत, राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीतिगत सिद्धांत। अब इसमें देखेंगे तो क, ख, ग, घ और अंग और च भी है। हम आपको केवल आपकी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए क और ग और घ ये क्या है नीतिगत सिद्धांत देखो। इसमें कहा गया है राज्य द्वारा राज्य ऐसे कौन कौन चीजों का अनुसरण करेगा जिससे लाभ राज्य को मिल सके। पहला, राज्य प्रत्येक स्त्री पुरुष को समान जीवन उपयोगी सुविधाएं उपलब्ध कराएगा। अन्य जीवन उपयोगी सुविधा चाहे स्त्री हो या पुरुष अगर उसको उपलब्ध कराते हैं तो उसको उपलब्ध कराने का राज्य प्रयत्न भी करता है तो उसके जीवन स्तर में काफी सुधार आता है। यही नहीं, गांव में क्या है, उत्पादन के साधनों, उत्पादन के साधनों का विकेंद्रीकरण। आपका फोकस यहां पर होगा, विकेंद्रीकरण। यहां देखें, विकेंद्रीकरण से आशय है डिसेंट्रलाइज पावर से। जो भी हमारे पास रिसोर्सेज है प्रोडक्शन का वो सेंट्रलाइज नहीं होनी चाहिए, विकेंद्रीकरण होना चाहिए। यानी लोकतंत्र में लोगों के बीच उसका वितरण जो है वह न्यायपूर्वक होना चाहिए, तभी सोशल जस्टिस और इकोनॉमिक्स जस्टिस की पूर्ति हो जाएगी जो हमारे प्रियम्बल में निर्धारित है। अब जरा देखिए घ में क्या है, घ में है स्त्री हो या पुरुष, स्त्री हो या पुरुष एक समान कार्य के लिए एक समान वेतन की व्यवस्था होगी। वेतन यानी इक्वल पोस्ट, इक्वल रैंक
चाहे वह कोई महिला हो या पुरुष हो। ब्रिटिश काल में इसमें बहुत अंतर था। ब्रिटिश काल में कोई पुरुष है उसको महिला की अपेक्षा दुगुना, और कोई स्त्री है वो पुरुष की अपेक्षा आधा। तो इससे क्या हुआ, जो स्त्री हो या पुरुष एक समान कार्य एक समान वेतन की व्यवस्था, इक्वल वर्क इक्वल पे की व्यवस्था, ये अनुच्छेद 39 अंडर सेक्शन जो है वह ग के अंतर्गत की गई, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष। यानी कहने का तात्पर्य क्या है, क ग और घ। तो क कहता है राज्य के प्रत्येक स्त्री पुरुष को समान जीविकोपार्जन के लिए राज्य प्रयत्न करेगा, और इसमें ग क्या है, उत्पादन के साधनों का विकेंद्रीकरण होगा, और घ क्या है, स्त्री हो या पुरुष एक समान कार्य के लिए एक समान वेतन की व्यवस्था होगी। यह अनुच्छेद 39 में है। आइए एक 39 क क्या है, जिसको 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया। आइए जरा देखते हैं 39 क। 39 क में क्या प्रावधान दिए गए हैं, जरा उसके प्रति हम लोग देख लेते हैं। अनुच्छेद 39 क, इसको ध्यान रखें, 42वां संविधान संशोधन द्वारा 1976 में ऐड किया गया। यह मूल संविधान में नहीं था, आवश्यकता और जरूरत के अनुरूप इसको ध्यान में रखते हुए किया गया है। क्या कहा गया, एक समान अवसर पर न्याय, और क्या कहा गया, एक समान अवसर पर समान न्याय, न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता राज्य उपलब्ध कराएगा। इसका तात्पर्य क्या है, इसका तात्पर्य बड़ा आसान है, समान अवसर पर एक समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता राज्य उपलब्ध कराएगा। कोई गरीब है, निर्धन है, उसको वकील रखने का क्षमता नहीं है, तो उसके लिए सरकार निःशुल्क विधिक सहायता आने बिना किसी पेमेंट के सरकार की तरफ से मुहैया कराया जाएगा, ताकि उसके साथ भी जस्टिस हो सके, न्याय हो सके। ये अनुच्छेद 39 क में 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया। आइए जरा अब अनुच्छेद 40 देखते हैं। अनुच्छेद 40 बड़ा इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछे जाते हैं प्रतियोगी परीक्षा में। क्यों? क्योंकि इसका संबंध पंचायत से है। पंचायत का गठन, इसका संबंध पंचायत से है। इसको लोकल गवर्नमेंट इंग्लिश में कहते हैं। क्या इसका संबंध है? इसमें कहा गया है कि राज्य पंचायतों के विकास के लिए इस प्रकार आवश्यक कदम उठाएगा कि वह लोकतंत्र के लघुतम इकाई के रूप में काम कर सके। माइनॉरिटी यूनिट के रूप में कैसे काम करेगा, ये कहा गया है। इसको ध्यान में रखते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान राज्य के नागौर जिला में 2 अक्टूबर 1959 को 1959 को पंचायत राज की प्रथम आधारशिला रखी। यानी राजस्थान ऐसा पहला राज्य है जहां पर पंचायत राज की स्थापना की गई। किस प्रधानमंत्री ने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान राज्य के नागौर जिले में 2 अक्टूबर 1959 को पंचायत राज की पहली आधारशिला रखी। यानी पंचायत राज स्थापित करने वाला पहला राज्य राजस्थान है। अगर दूसरा पूछा जाएगा तो उसी वर्ष दूसरा राज्य आंध्र प्रदेश था, बस क्या था, अक्टूबर है, और जो आंध्र प्रदेश है वो नवंबर है। ये दोनों का कभी कभी कॉम्बिनेशन पूछता है। इन दोनों को कॉम्बिनेशन के कि 1959 में कौन ऐसे 2 राज्य थे जो पंचायत राज की स्थापना की? पहला राजस्थान, दूसरा आपसे पूछा जाएगा तो वह आंध्र प्रदेश बताएंगे।
तो ये पंचायत से संबंधित है। आइए जरा अनुच्छेद 41 क्या है। अनुच्छेद 41 में कौन से ऐसे प्रावधान हैं जो आपको जानना है। अनुच्छेद 41, इसको जरा देखिए। इसमें क्या कहा गया है कि राज्य क्या करेगा, कार्य का न्याय संगत, कार्य का न्याय संगत, कार्य का न्याय संगत और माफ करिएगा, अनुच्छेद 41 में कहा गया है कि कुछ दशाओं में क्या है, कुछ दशाओं में विशेषतः क्या, जरा वो दशा क्या है, कुछ दशा विशेषतः क्या है, बुढ़ापे, बेरोजगारी, बीमारी, अशक्त, बुढ़ापे, बेरोजगारी, अशक्तता की दशा में सरकार क्या करेगी, सरकार लोगों को क्या करेगी कि दशा में काम, शिक्षा तथा सहायता पाने का अधिकार होगा। काम, शिक्षा तथा सहायता पाने का अधिकार होगा। यानी जैसे यह कोरोना काल चल रहा है, सरकार ने इसी के तहत, केंद्र सरकार ने प्रत्येक बुजुर्ग को 500 रुपया, बेरोजगार को जिसके अकाउंट खुले थे, महिला को 1,000 रुपया, अशक्त बीमार को, अब बीमार के तहत आप देखेंगे तो इसी को प्रभावित करने वाला जो है आयुष्मान भारत योजना है, जो गंभीर रूप से कोई बीमार है और उस बीमार व्यक्ति को सरकार लगभग 5 लाख रुपए तक मदद करती है। तो ये लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना अनुच्छेद 41 से प्रभावित है। जो बीमार गंभीर रूप से है, अशक्त हैं, उनको विभिन्न कल्याणकारी कार्यों में उनकी सहायता के लिए तत्पर रहती है। आइए अनुच्छेद 42 क्या है जरा देखिए। अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 42 क्या है, इस पर जरा आपसे चर्चा कर दें। इस पर है कार्य का न्याय संगत, कार्य का न्याय संगत और मानवीय दशाओं का, कार्य का न्याय संगत और मानवीय दशाओं का मातृत्व सुरक्षा, यानी कार्य का न्याय संगत और मानवीय दशाओं का मातृत्व सुरक्षा। इसका माने सुरक्षा हेतु सहायता पाने का, यानी कार्य का न्याय संगत, कार्य न्याय संगत हो, मानवीय आधार पर हो। अमातृत्व सुरक्षा का मतलब है यदि कोई महिला गर्भवती है तो उसको विशेष छूट दी जा सकती है, 3 महीने, 6 महीने, जैसी सरकार की समय समय पर स्कीम कानून हो उसके अनुसार दिया जा सकता है। कोई पुरुष इस आधार पर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकता कि उसको 6 महीने से बैठाकर पेमेंट दिया जा रहा है और मुझे नहीं। यह मानवीय है, ह्यूमन
विंग और मातृत्व सुरक्षा की भावना पर आधारित है। आइए जरा अनुच्छेद 43 देखें। 43 में 3 आपको मिलेंगे। अनुच्छेद 43, 43 क और 43 आप देखेंगे तो ख। ध्यान रखें मूल अनुच्छेद 43 से ही है, लेकिन ये बाद में जोड़ा गया। कब कब जोड़ा गया उस पर अभी हम आपसे चर्चा करते हैं। पहले इसमें विषय क्या है उस पर हम चर्चा कर दें। तो आइए जरा विषय को चर्चा करते हुए आगे बढ़ाते हैं। कर्मचारियों को निर्वहन मजदूरी, कर्मचारियों को निर्वहन मजदूरी एवं कुटीर उद्योगों का विकास। अब जरा देखिए, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग सरकार के सेंटर में होता है लघु उद्योग को बढ़ावा देना। इसीलिए सूक्ष्म एवं लघु वो मंत्रालय केंद्र सरकार ने गठित किया है, राज्य सरकारों ने भी गठित किया है, ताकि अधिक से अधिक लोगों को स्वरोजगार मिल सके, स्किल डेवलपमेंट हो सके। ये तमाम ऐसे पहलू है जिसके आधार पर स्वरोजगार की भावना उत्पन्न होती है। तो ये तो है अनुच्छेद 43। अब 43 का जो यहाँ पर है इसको ध्यान रखिएगा। ये 43 का को कब जोड़ा गया है? 42वें संविधान संशोधन द्वारा यानी 42 अमेंडमेंट द्वारा 1976 में। ये क्या है? उद्योगों के प्रबंधन में मजदूरों की भागीदारी, इसमें जो जोड़ा गया उद्योगों के प्रबंधन में मजदूरों की भागीदारी। यहां से देखिए, उद्योगों के प्रबंधन में मजदूरों की भागीदारी। जो उद्योग है उसके प्रबंधन में मजदूरों का भी हक मिलना चाहिए। इस अनुच्छेद को 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1943 में जोड़ा गया, ताकि उनकी यूनियन हो, उनकी डिमांड को रखे सरकार के सामने, प्राइवेट एजेंसी के सामने, और उनकी भी आवश्यकता को ध्यान में रखकर आगे बढ़ा जाए, ताकि उनके भी जीवन स्तर में वृद्धि हो सके और वो भी बेहतर जीवन को जी सके। अब इसमें अनुच्छेद 43 ख क्या है? ये सब 43 के अंदर 43, 43 क, 43 ख, ये क्या है जरा इसको देखिए। इसे यानी अनुच्छेद 43 ख को कब जोड़ा गया? 97 अमेंडमेंट द्वारा 2011 में, यानी 97वें संविधान संशोधन द्वारा 2011 में जोड़ा गया, जिसमें सहकारी समिति क्या जोड़ा गया? सहकारी समितियों का उन्नयन करने की बात की गई है। सहकारी समितियों के उन्नयन करने की बात की गई है, यानी राज्य सरकारी समितियों का उन्नयन करेगा। यह बात कहाँ की गई है? 43 ख में। इसको कब जोड़ा गया? 97वें संविधान संशोधन द्वारा 2011 में जोड़ा गया। तो अगर आपसे पूछा जाएगा 43 क्या है, 43 क क्या है, तो 43 क 42वें संविधान संशोधन 1976 में उद्योगों के प्रबंधन में मजदूरों की भागीदारी जोड़ी गई राज्य द्वारा, ऐसा अपेक्षा रखा गया। 43 क में सहकारी समितियों के उन्नयन करने की बात की गई है, इसे 97वें संविधान संशोधन 2011 में जोड़ा गया। आइए अब हम लोग अनुच्छेद 44 पढ़ेंगे। 44 अनुच्छेद बड़ी इंपॉर्टेंट है, जरा उसकी इंपॉर्टेंस देखिएगा क्या है। प्रायः परीक्षा में इससे प्रश्न आते हैं, अगर इसको ध्यान से आप पढ़ेंगे तो बहुत सी चीज़ों का समाधान हो जाएगा, और क्या सरकारों की नीयत रही है समय समय पर, ये भी आप देखेंगे। अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 44 क्या है? एक समान नागरिक संहिता।
एक समान नागरिक संहिता, यानी इसको अंग्रेजी में यूनिफॉर्म सिविल कोड कहते हैं, कभी कभी इसको कॉमन सिविल कोड भी कहते हैं। लेकिन ध्यान रखिए यह आज तक देश में लागू नहीं है, मगर अगर आपसे पूछा जाएगा कि इसको लागू करने वाला कौन सा राज्य है, एकमात्र राज्य है यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने वाला राज्य जो है उसका नाम क्या है, गोवा। यानी गोवा में यह लागू है एक समान नागरिक संहिता। अगर एक समान नागरिक संहिता सरकारों ने ईमानदारी से लागू किया होता, राजनीति नहीं किया होता, तो आज देश में आपको 3 बिंदु बताएंगे यह दयनीय नहीं होती। एक तो पॉपुलेशन नहीं बढ़ता, दूसरे सबके लिए अलग अलग कानून नहीं होते, पर्सनल लॉ नहीं होते, तीसरे जो प्रचंड बेरोजगारी है, जो युवा जिससे जूझता है वह नहीं होती, और अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिलता, रोजगार के साधन उपलब्ध होते, और पॉपुलेशन बढ़ने से कई समस्याओं को जन्म होने के कारण आज तक इसको लागू नहीं हुआ है। जब भी कोई सरकारें आती है लागू करने की बात करती है तो उसके विपक्ष में तमाम लोग खड़े हो जाते हैं। यही कारण है कि हम आप एज दी कंपटीटर बस इसको जाने कि यूनिफॉर्म सिविल कोड किस में है, तो आर्टिकल 44 में है। कौन सा राज्य ने अभी तक लागू किया, तो आप बताएंगे गोवा एकमात्र राज्य है जो आज तक इसको लागू किया है। इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। अनुच्छेद है, इसमें प्रावधान दिया गया है कि राज्य 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को क्या है, निःशुल्क शिक्षा तथा अन्य संसाधनों का उपलब्ध कराएगा। मूल संविधान में यह क्या था, मूल संविधान में यह था कि राज्य 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। मगर ध्यान रखें इसको 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में हटा दिया गया और वर्तमान में 0 से 6 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात की गई है, यानी उनको निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराने की बात की गई है। अब जरा एक संक्षेप में हम लोग देख लेते हैं कि अब तक कितने बार राज्य के नीति निर्देशक तत्व में संशोधन हुए हैं, कहां कहां पर हुए हैं, जरा आइए उसको देखते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में संशोधन, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में संशोधन। आइए जरा इसको देखते हैं। अगर आप इसको देखेंगे तो ध्यान से देखिए क्या है बात इसमें। इसको 3 स्टेप बना लें, 1, 2 और 3। अगर हम लोग 3 बना लेते हैं तो पहला जो है 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में कौन कौन अनुच्छेद जोड़े गए, अनुच्छेद 39 को, अनुच्छेद 43 को और अनुच्छेद 48 को, ये जोड़े गए, जिसमें हम 39 और 43 बता चुके हैं, 48 जो है अगले वीडियो में बताएंगे। इसी तरह से अगर इसमें आते हैं तो इसमें अनुच्छेद 45 इसको कब जोड़ा गया, अनुच्छेद 45 में परिवर्तित कर कब जोड़ा गया, जरा देखें। 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया कि 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों को राज्य निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। इससे पहले इसमें 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की बात थी। जब इसको मूल अधिकार में लेकर चला गया कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को राज्य निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा कराएगा, तो यहाँ पर 0 से 6 वर्ष की बात कर दी गई है। इसको ध्यान रखिए, इसको जो है अनुच्छेद 43 ख, अनुच्छेद 43 ख को कब जोड़ा गया, जिसमें प्रावधान दिया गया क्या, सहकारी समितियों के उन्नयन के लिए। इसको जो कहा गया उसे जो है 97वें संविधान संशोधन द्वारा 2011 में ऐड किया गया, यानी 2011 में ऐड किया गया ये 43 ख को, 43 ख को, जिसमें समितियों यानी सहकारी समितियों के उन्नयन की बात की गई है।
इस तरह से आपने देखा 36 से लेकर और 45 तक में जो भी विषय थे हमने स्पष्ट और क्लियर कट शब्दों में समझाने का बताने का प्रयत्न किया है। अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो अपने साथ साथ अधिक से अधिक लोग लाभ ले सकते हैं। इस वीडियो अगर अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोगों के भी शेयर करें ताकि अधिक से अधिक छात्र और छात्राएं इससे लाभान्वित हो सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।